हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार सिंह। आशा करता हूँ नेक्स्ट आईएएस अनुभव सेकंड के साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार रहा होगा। आज हम लोग उसके नेक्स्ट आईएएस के अनुभव सेकंड पेपर के गवर्नमेंट स्कीम, आईआर एंड मिसलेनियस पार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में क्लारियापट्टू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हम जानते हैं भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मार्शल आर्ट परंपराएं प्राचीन काल से बनी हुई हैं और ये परंपरागत रूप से क्षेत्रों से भी जुड़ी रही हैं। इसी तरह हम देखते हैं तो जो कलारियापट्टू है हमारा, यह दक्षिण भारत और मुख्यतः केरल राज्य से जुड़ा रहा है। ठीक है, अगर हम इस शब्द के संधि विच्छेद करें तो कलारी का मतलब होता है प्रशिक्षण स्थल और पैट्टू इसका अर्थ होता है मार्शल आर्ट अथवा युद्ध कला। तो पहला स्टेटमेंट, यह केरल में प्रचलित एक युद्ध कला तकनीक है। स्टेटमेंट पहला आपका सही है। कलारियापट्टू युद्ध कला अथवा मार्शल आर्ट में देखिए विभिन्न तरह के, जैसे आक्रमण, बचाव, ठीक है, हथियार का उपयोग करना जिसमें लाठी वगैरह ये रहते हैं, और इसके अलावा जैसे कुछ परंपरागत चिकित्सा परंपराओं को भी सीखा जाता है। ठीक है, मुख्यतः मिथकीय रूप से यह माना जाता है कि परशुराम जी ने इसे भगवान शिव से सीखा था और उसके बाद केरल के क्षेत्र में आसपास के स्थानीय नागरिकों को इसे सिखाया था। और कुछ मामलों में बोला जाता है कि संगम काल में भी यह परंपरा अथवा यह युद्ध कला जीवित थी। लेकिन अगर हम जाएं तो साहित्यिक दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से हमें 11वीं और 12वीं सदी में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित युद्ध कला है। इसके अलावा हम जैसे देखें तो पंजाब क्षेत्र में जैसे गटका, पूर्वोत्तर भारत में थांग टा आदि इस तरह की ही मार्शल आर्ट कलाएं हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, हाल ही में से 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया। देखिए, राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो 38वें राष्ट्रीय खेल आपके उत्तराखंड राज्य में जनवरी और फरवरी 2025 में आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम लास्ट ईयर के लास्ट यानी 37वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो गोवा में आयोजित हुए थे। इसे 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया था। देखिए यहां पर है क्या कि 37वें जो राष्ट्रीय खेल थे जो गोवा में आयोजित किए गए थे उसमें आपके कलारियापट्टू को एक पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया था। लेकिन 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो आपके उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे हैं इसे पदक स्पर्धा से हटाकर प्रदर्शन स्पर्धा में शामिल कर दिया गया है। और इंडियन कलारियापट्टू फेडरेशन ने यह आरोप भी लगाया है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का यह निर्णय सही नहीं है। तो इस तरह स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत हो जाता है। और एक अतिरिक्त जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्तमान में यह जो विवाद है वह आपका न्यायालय में विचाराधीन है। ठीक है, तो इस तरह आपका ऑप्शन ए केवल एक सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बहुधात्विक ग्रंथिका पॉलीमेटेलिक नोड्यूल यानी पीएमएन। देखिए, पीएमएन आपके निक्षेप होते हैं जो गहरे समुद्र तलीय नितलीय जो मैदान है उसमें पाए जाते हैं। कुछ मामलों में कुछ झीलों के नितल पर भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह के नोड्यूल्स होते हैं जो विभिन्न खनिजों से समृद्ध होते हैं, जिसमें आपके मुख्यतः मैग्नीज, कोबाल्ट, तांबा ये आपके प्रमुख खनिज होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा महासागर नितल के वितलीय मैदानों में ये पाए जाते हैं और कुछ मामलों में झीलों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो आर्थिक रूप से जो अगर पीएमएन का हम उपयोग कर सके कुछ ही क्षेत्रों में मिलते हैं और इसमें भी मुख्यतः आपके महासागरीय नितलीय वितलीय मैदानों में ये प्रमुखतः पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका पहला युग्म सही हो जाता है। एक अतिरिक्त जानकारी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भारत ने अपना एक समुद्र यान मिशन स्टार्ट किया है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम गहरे समुद्र में भी जाकर शोध व खनन की जो क्षमता है
वह भारत प्राप्त कर सके। इसके लिए हम लोगों ने एक सबमर्सिबल जो सबमरीन है उसका निर्माण किया जा रहा है और इसका नाम है आपका मत्स्य 6000 से अर्थ है कि लगभग ये समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जाकर शोध व खनन के जो हमारा कार्य है उसे कर सके। ठीक है। और आपके जो समुद्रयान मिशन का उद्देश्य भी यही है कि गहरे समुद्रीय क्षेत्रों में हम खनन कर पाए, इस तरह की क्षमता भारत प्राप्त कर सके। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड युग की ओर, बहुधात्विक सल्फाइड। देखिए बहुधात्विक सल्फाइड आपके ऐसे जो क्षेत्रों में पाया जाता है, देखिए मुख्यतः जल तापेक्षित जिसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहा जाता है। जब आपके पृथ्वी के आंतरिक मेटल क्षेत्र से जो आपका खनिज समृद्ध फ्लूइड है वो समुद्री क्षेत्र में बाहर आकर जब आपके समुद्र के ठंडे जल से मिलता है तो वहां पर आपके बहुधात्विक सल्फाइड का अवक्षेपण होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपका युग सेकंड भी सही है। अब चलते तीसरे युग की ओर, कोबाल्ट समृद्ध लोह मैग्नीज परपटी, समुद्री टीले और कटक। देखिए मुख्य रूप से कोबाल्ट समृद्ध लोह मैग्नीज और परपटी आपके मुख्यतः 400 मीटर की गहराई से लेकर 5000 मीटर की गहराई तक ऐसे स्थानों पर मिलती है जहां पर ज्वालामुखी गतिविधियां प्रमुख रूप से घटित होती हों। तो जैसे कि यहां पे लिखे हुए समुद्री टीले और कटक ये आपके इसी तरह के क्षेत्र में मिलते हैं जहां पर ज्वालामुखी गतिविधियां घटित होती हो। तो इस तरह आपका युग थर्ड भी यानी तीसरा युग भी आपका सही हो जाता है। तो इस तरह आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खबरों में रहा क्षेत्र त्रिनिडाद। देखिए ट्रिनिडाद एंड टोबैगो ये एक देश है जो आपके कैरिबियन क्षेत्र में पड़ता है। उसके दो प्रमुख द्वीप हैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो हाल ही में त्रिनिदाद की जो सरकार है वहां पे बढ़ती हुई आपराधिक गतिविधियों की वजह से उन्होंने दिसंबर 2024 के लास्ट से वहां पर इमरजेंसी को लागू करना पड़ा, क्योंकि वहां पर आपराधिक समूह के द्वारा आपराधिक गतिविधियों को काफी बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा था। तो इस तरह आपका युग्म फर्स्ट सही हो जाता है। सेकंड कुर्स्क। देखिए रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान कुर्स्क एक ऐसा क्षेत्र है जो काफी चर्चाओं में रहा हाल ही में। देखिए ये एक रूस का क्षेत्र है, रूस का एक शहर है और एक क्षेत्र भी है। जहां हाल ही में यूक्रेन की सेना लगभग इसके बॉर्डर के पास तक पहुंच गई, तो इस वजह से ये चर्चाओं में रहा। ठीक है। तो युग्म सेकंड कुर्स्क यूक्रेन का एक शहर जो रूसी बलों के कब्जे में। देखिए यूक्रेन का नहीं, यह रूस का एक शहर है। ठीक है। तो इस तरह आपका युग्म सेकंड सही नहीं है। अब हम आते हैं युग्म तीसरे की ओर, चानकाय बंदरगाह। देखिए चानकाय बंदरगाह हाल ही में खबरों में रहा क्योंकि यह पेरू में एक जो समुद्रीय बंदरगाह है और यहां पर हाल ही में जो चीन ने अपने चीन लैटिन अमेरिका लैंड सी बॉर्डर अपनी जो स्कीम के तहत जो BRI स्कीम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक भाग है। ठीक है। इसी का भाग है। इसके तहत पेरू में चानकाय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। तो युग्म सही तीसरा भी आपका सही हो जाता है। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा यह चीन लैटिन अमेरिका स्थल समुद्री कॉरिडोर इसका एक भाग है। इस कॉरिडोर के जरिए चीन का एक मुख्य लक्ष्य है कि लैटिन अमेरिका के देशों को समुद्री मार्ग और स्थलीय मार्ग के जरिए चीन से जोड़ा जाए। और जैसे कि मैंने आपसे बताया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही यह एक भाग भी है। ठीक है। तो आइए इन स्थलों की हम लोकेशन देखते हैं मैप के जरिए। तो देखिए ये आपका कैरेबियन सी है और ये पूरा एरिया आपका कैरेबियन एरिया कहलाता है। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो आपका ये देश है जो एक कैरेबियन देश है। तो ये देखिए मुख्यतः दो आपके जो द्वीप हैं उसमें ट्रिनिडाड और टोबैगो
इसमें मुख्यतः 2 द्वीप हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगली लोकेशन की ओर। ये देखिए, ये यूक्रेन है और ये यहां पर आपका रशिया है। तो इसी के बॉर्डर के पास में देखिए ये कर्स्क, कर्स्क जो आपका एक रूसी शहर है और एक रूसी क्षेत्र भी है, तो ये पड़ता है आपका। अब हम आते हैं पेरू में। तो देखिए पेरू में चांगकाई बंदरगाह की लोकेशन ये है। ये आपका पैसिफिक महासागर से जुड़ने वाला एक बंदरगाह है। ठीक है, तो अब हम आते हैं उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। ऑप्शन बी विकल्प 2 सही होगा, केवल 2 युग्म, यानी आपका पहला युग्म और तीसरा युग्म सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कीव, जैसा कि हम जानते हैं यह यूक्रेन की राजधानी है और यह नीपर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हाल ही में रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके उसके कारण कीव भी काफी प्रसिद्ध हो चुका है। यह यूक्रेन की कैपिटल है। ठीक है, अब हम आते हैं युग सेकंड की ओर। माउई देश में स्थित है कनाडा। देखिए माउई कनाडा में स्थित नहीं है, यह यूएस के हवाई द्वीप समूह में स्थित एक द्वीप है। और मैं बात करूं तो हवाई द्वीप के बाद माउई ही हवाई द्वीप समूह में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। माउई हाल ही में अपनी वाइल्ड फायर्स यानी वनाग्नि के कारण चर्चाओं में रहा। ठीक है, तो इस तरह ये आपका युग सेकंड आपका सही नहीं है। ये हम जानते हैं हवाई द्वीप समूह यूएस का एक क्षेत्र है जो आपके पैसिफिक महासागर में यानी प्रशांत महासागर में है। आते हैं युग थर्ड को, डबलिन, यह आयरलैंड की राजधानी है। ठीक है, तो इस तरह युग थर्ड भी आपका सही हो जाता है। देखिए हम कुछ लोकेशंस पहले देख लेते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की कीव की। तो देखिए ये यूक्रेन है और ये कीव यहां पर इसकी राजधानी है। ठीक है, ये मुख्यतः आपका प्रशांत महासागर का आपका मैप है और यहां पर ये आपके हवाई आइलैंड है, हवाई द्वीप समूह। हवाई द्वीप समूह में सबसे बड़ा जो आपका द्वीप है वो हवाई ही है और दूसरा जो द्वीप है जो सबसे बड़ा है हवाई द्वीप समूह वो आपका माउई है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर लोकेशन आपकी डबलिन की। तो जैसा कि मैंने कहा डबलिन आपकी आयरलैंड की राजधानी है और इसकी लोकेशन यहां पर स्थित है। ठीक है, उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो जैसे कि 1 और 3 यानी ऑप्शन बी आपका सही है, केवल 2 युग्म आपके सही सुमेलित हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत के मूल संविधान के हिंदी संस्करण, देखिए थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये भारत संविधान के मूल संस्करण के हिंदी संस्करण की बात कर रहे हैं, ना कि अंग्रेजी संस्करण के सुलेखन कैलीग्राफी के लिए उत्तरदायी थे। जैसे कि हम जानते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये आपके मूल जो भारत का संविधान है जो इंग्लिश में लिखा गया है उसके कैलीग्राफर थे और उसके अर्थात उसका सुलेखन इनके द्वारा किया गया था। अगर हम हिंदी संस्करण की बात करें तो यह वसंत के वैद्य के द्वारा इसका सुलेखन किया गया था। मुख्यतः ये आपके एक स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और पत्रकार थे। ठीक है, और इन्होंने भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन में जो भारतीय सुलेखन पद्धति है उनका उपयोग किया। हम जानते हैं कि हिंदी संस्करण आपका देवनागरी लिपि में लिखा गया। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को हम सब जानते ही हैं। हम बात करें बीएन राव की, ऑप्शन डी की, तो यह भारतीय संविधान सभा भारतीय संविधान सभा के
संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, और इनके नाम पर एक रिकॉर्ड और भी है कि इन्होंने न सिर्फ भारतीय संविधान के मामले में अपनी सलाहें प्रदान की, इसके अलावा तत्कालीन बर्मा, जिसे आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, बर्मा के उस समय के संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी, उसमें भी अपने अपने एक सलाहकार की भूमिका में ये चर्चित रहे। भारतीय संविधान में सलाह देने से पूर्व उन्होंने विभिन्न देशों के दौरे किए और विभिन्न देशों के संविधान का विश्लेषण किया। ये विभिन्न देशों के जो मुख्य संवैधानिक जानकार हैं उनसे इन्होंने भेंट भी की, और तब जाकर इन्होंने भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका को निभाया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी वसंत के वेद इस उत्तर क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है, हाल ही में इसकी पुनः घोषणा की गई इस साल के बजट में। यह भारत की जो पांडुलिपि विरासत है उसका दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने का एक मिशन है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पांडुलिपि चाहे वह निजी स्वामित्व में हो अथवा किसी शैक्षिक संस्थानों के पास हो अथवा संग्रहालय में हो, ये सभी प्रकार की पांडुलिपियों के दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन को प्रारंभ किया गया है। तो इस तरह आपका युग्म एक सही है। हम आते हैं युग्म दो की ओर, स्वामित्व। जनजातीय समुदायों को लघु वनोपजों पर स्वामित्व अधिकार प्रदान करना, यह युग्म सही नहीं है। देखिए, जनजातीय समुदायों को लघु वनोपजों पर स्वामित्व अधिकार प्रदान करने की जो चर्चा है वो आपके वन अधिकार अधिनियम 2006 में इसकी चर्चा की गई है, वन अधिकार अधिनियम 2006 में। और वहीं अगर हम स्वामित्व की बात करें, ठीक है, तो यह है भारत के पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है, जिसके तहत ग्रामीण भारत में ग्रामों में जो अचल संपत्तियां उनका दस्तावेजीकरण किया जाएगा। देखिए, इससे क्या है कि इससे जमीन संबंधी, भूमि संबंधी होने वाले विवादों में तो कमी आएगी ही, साथ ही अगर दस्तावेजीकरण होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंक से विभिन्न प्रकार के ऋण प्राप्त करने में भी सुविधाएं रहेंगी। ठीक, तो इस तरह युग्म सेकंड आपका सही सुमेलित नहीं है। युग्म तीसरे की ओर चलते तो भाषिणी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई उपकरण के माध्यम से भारतीय भाषाओं को वास्तविक समय में अनुवाद में सक्षम बनाना। देखिए, है क्या कि वर्तमान में हम लोग डिजिटल क्रांति से जो गुजर रहे हैं, लेकिन डिजिटल डिविडेंड के साथ साथ डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल विभाजन की भी बात की जा रही है, और इसमें भाषा एक बड़े प्रमुख रुकावट के रूप में उपस्थित होती है। तो इसीलिए भाषिणी जो ये आपकी एक सरकारी पहल है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण के माध्यम से भारतीय भाषाओं, मुख्यतः जो संविधान की अनुसूची 8 है उसके तहत जो 22 भाषाएं हैं उन पर इसमें बल दिया जाएगा और उनका वास्तविक समय पर अनुवाद में यह सक्षम बनाएगी। तो इस तरह युग्म तीसरा भी आपका सही है। तो इस तरह जो डिजिटल सर्विस प्रदान की जा रही है तो उसमें भाषा किसी भी व्यक्ति के सामने एक रुकावट ना बने, उस स्थिति को कम से कम भाषिणी आपका प्रदान करेंगे। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ठीक है, तो ऑप्शन सी केवल 1 और 3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार की विभिन्न ई गवर्नेंस पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रगति। देखिए, प्रगति से आशय प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, यह एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आधारित एक पहल है, जिसका मुख्य लक्ष्य है कि भारत सरकार की पहलों, भारत सरकार की योजनाओं और ई गवर्नेंस जो हम सेवाएं जो प्रदान करते हैं या विभिन्न जो हम योजनाएं चला रहे हैं उनका समय पर और तेजी से क्रियान्वयन हो, और उसका जो रियल टाइम क्या प्रगति उनमें हो रही है इस पर भी हम एक नजर रख पाए। तो ये एक आईसीटी आधारित प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्रगति व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के शैक्षिक परिणामों का मानचित्रण, तो इसी से हम समझ सकते हैं कि यह आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब आते हैं युग्म 2 की ओर, एंटिटी लोकर। देखिए, एंटिटी लोकर मेथी जो आपका मंत्रालय है
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेती जो आपका मंत्रालय, उसकी यह पहला, ये जो बड़े जो कॉरपोरेशन है, जो निगम है, उन्हें जो विभिन्न सरकारी दस्तावेज को संरक्षित करने और सहेज कर रखने के लिए एक क्लाउड बेस्ड आधारित सुविधा प्रदान करती है। तो देखिए एंटिटी लॉ को निगमों के लिए, जैसे कि अभी मैंने चर्चा की, डिजिटल दस्तावेजों को संग्रहण और साझा करना आदि, तो आपका ये युग्म सही हो जाता है। ठीक है, युग्म थर्ड की ओर चलते हैं। जीआई मेघराज सरकारी विभाग को क्लाउड के माध्यम से आईसीटी सेवाएं प्रदान करता है। यह ऑप्शन भी आपका सही है, ये क्लाउड सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? बी, केवल 2 आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयुष चिकित्सा प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जब हम आयुष की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य विभिन्न भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों से है, जिसमें आपका मुख्यतः आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड सोवा रिंगपा आदि जो भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, इनसे इसका तात्पर्य है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की, सिद्ध चिकित्सा भी आपके आयुष चिकित्सा के अंतर्गत आती है। तो कथन एक, सिद्ध चिकित्सा पद्धति मुख्यतः भारत के दक्षिणी भागों में प्रचलित है। कथन एक आपका सही है। देखिए, सिद्ध, जैसा कि मैंने कहा, परंपरागत भारतीय चिकित्सा पद्धति है। यह एक गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है, यानी गुरु से एक शिष्य इस पद्धति को सीखता है और आगे ले जाता है। इसमें न सिर्फ शरीर बल्कि मस्तिष्क और आत्मा के भी उपचार पर ध्यान दिया जाता है। इसमें मुख्यतः 3 आपके दोषों, वातम, पित्तम और कफम पर ध्यान दिया जाता है, और इनका मानना होता है कि इन 3 दोषों में जब आपस में असंतुलन होता है तभी व्यक्ति मतलब रोग से ग्रस्त होता है। ठीक है, और देखिए, कई मामलों में माना जाता है कि संगम काल में भी यह चिकित्सा पद्धति प्रचलित थी। कुछ मामलों में ऐसा मानते हैं कि संगम काल में भी यह प्रचलित थी। ठीक है, तो इस तरह कथन एक आपका सही है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड की ओर। सोवा रिगपा की दार्शनिक जड़ें बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित हैं। देखिए, सोवा रिगपा मेनली हिमालय के जो क्षेत्र हैं उनमें जो एक प्रचलित एक परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, जो आपके आयुष पद्धतियों के अंतर्गत ही आती है। देखिए, इसमें जो आपके अभ्यासकर्ता होते हैं, यानी जो चिकित्सक होते हैं, उन्हें अमची बोलते हैं। इसीलिए इसे कभी कभी अमची चिकित्सा पद्धति भी बोलते हैं। और देखिए, सोवा रिगपा का जो एक तिब्बतन लैंग्वेज का एक वर्ड है, और इसका मतलब होता है उपचार का विज्ञान। उपचार का विज्ञान। ठीक है, अब आते हैं सोवा रिगपा की दार्शनिक जड़ें बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित है। देखिए, माना जाता है कि इसके जो सिद्धांत है वो बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित है। महात्मा बुद्ध से इस चिकित्सा पद्धति को जोड़ा जाता है। माना जाता है कि इससे संबंधित जो ग्रंथ, चतुष ग्रंथ, उसको पहली बार बिहार के गया क्षेत्र में पढ़ाया गया था। ठीक है, तो इस तरह आपका स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? सी, 1 और 2। देखिए, हम लोग जानते हैं कि लगभग अब 10 साल पहले भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति जो है, इन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था, और आयुष मंत्रालय अब इन चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर कार्य कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में खो खो खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि हम लोग अभी जानते हैं कि खो खो खेल को बढ़ावा देने के लिए अभी भारत के द्वारा एक बड़ा प्रयास किया गया, और जनवरी 2025 में आपके दिल्ली में खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया। हमारे लिए गर्व की बात है कि चाहे वह पुरुष या महिला जो भी क्षेत्र रहा हो, उसमें दोनों ही जगह भारत ने इस विश्व कप को जीता है। और यह भी एक संयोग ही रहा कि दोनों ही जगह फाइनल में भारत ने नेपाल को हराया है। ठीक है,
तो कथन एक की खो खो एक प्राचीन भारतीय खेल है, सही बात है, जो संभवतः महाभारत में वर्णित युद्ध तकनीकों से उत्पन्न हुआ है। देखिए, जब हम महाभारत को पढ़ते हैं तो उसमें कई बार इस तरह की स्थितियां दिखती हैं कि जो रथों का संचालन है और जिस तरह सेनाएं आपकी जो आगे बढ़ती हैं या पीछे हटती हैं, वो कहीं ना कहीं खो खो खेल की पद्धतियों से सुमेलित होता है। फिर हम जानते हैं कि जिस तरह अभिमन्यु ने चक्रू में तकनीक का जिस तरह संचालन का प्रयोग किया था, वो भी कहीं ना कहीं हमें खो खो खेल से प्रेरित दिखता है। तो इस तरह आपका कथन एक सही हुआ। ठीक है। 2, भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग में खो खो विश्व कप 2025 जीता। जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी कि इसका आयोजन जनवरी 2025 में नई दिल्ली में किया गया, और जैसा कि बताया कि फाइनल में दोनों ही वर्गों में, पुरुष और महिला वर्ग में, भारत ने नेपाल की टीम को हराकर विश्व कप जीता है। ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों आपका सही आंसर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: ईरान, कजाकिस्तान, रूसी संघ, यूएई, साउथ अफ्रीका। उपर्युक्त में से कौन से देश संघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स दोनों के सदस्य हैं? हम बात करें तो हम जानते हैं संघाई सहयोग संगठन मुख्यतः मध्य एशिया और साउथ एशिया, यानी आपके मुख्यतः एशियाई देशों का एक समूह है। ठीक है। हम जानते हैं कि भारत भी इसमें शामिल है और इसकी शुरुआत 2001 में चीन और रूस के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है। और वहीं हम अगर ब्रिक्स की बात करें तो इसकी पहली बैठक 2009 में हुई थी ब्रिक के रूप में, और 2011 में इसमें साउथ अफ्रीका के सम्मिलित होने के बाद यह ब्रिक्स के रूप में जाना गया। ठीक है। हाल ही में हम बात करें तो ब्रिक्स में कुछ नए सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें आपके मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई आपके शामिल हैं। हम बात करें तो 2024 में जो ब्रिक्स की समिट हुई थी, तो उसमें अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया को भी सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन अर्जेंटीना ने सम्मिलित होने से, नई सरकार आने के बाद सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। वहीं सऊदी अरेबिया लगभग अभी अपनी जो सम्मिलित होने की अनुमति है उसे लगभग पेंडिंग स्थिति में रखा हुआ है। ठीक है। तो हम बात करें तो ईरान आपके संघाई सहयोग संगठन यानी एचसीओ प्लस ब्रिक्स दोनों का सदस्य है, क्योंकि 2024 में ईरान ब्रिक्स में भी सम्मिलित हो गया है। वहीं बात करें तो कजाकिस्तान आपका सिर्फ एचसीओ का सदस्य है, ब्रिक्स का नहीं। अब हम आगे बढ़े तो रूसी संघ, यह आपके ब्रिक्स और एचसीओ दोनों का ही सदस्य है, और दोनों का ही हम बात करें तो संस्थापक सदस्य के रूप में हम इसे मान सकते हैं। यूएई लास्ट ईयर इसे ब्रिक्स में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई, और एससीओ में यह एक सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं है। साउथ अफ्रीका, जैसे कि मैंने आप अभी बताया कि 2011 की ब्रिक्स समिट के बाद जब इसमें साउथ अफ्रीका को सम्मिलित किया गया तो इस संगठन का नाम ब्रिक्स हो गया। तो इस तरह आपका साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में तो शामिल है, लेकिन यह आपके एससीओ में सम्मिलित नहीं है। हम अतिरिक्त जानकारी की बात करें तो जो एससीओ की 2024 की जो समिट हुई थी वह आपके कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में हुई। अस्ताना, कजाकिस्तान। ठीक है। और वहीं हम अगर ब्रिक्स की 2024 की समिट की बात करें तो ये आपके कजान, जो आपके रूस का एक शहर है, कजान में आयोजित की गई। वहीं अगर हम 2025 की समिट्स की बात करें तो एससीओ की जो समिट होगी वह आपके चीन में आयोजित की जाएगी, और वहीं ब्रिक्स की जो समिट है वो आपकी रियो डी जेनेरियो, जो आपके ब्राजील में एक शहर है, ब्राजील में आयोजित की जाएगी। ठीक है। तो उपयुक्त में से कौन से देश संघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स दोनों के सदस्य हैं? तो इस तरह हम देखते हैं तो ऑप्शन ए केवल 1 और 3 हमारा सही आंसर होगा। हाल ही में आयोजित रक्षा युद्धाभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। देखिए, युद्धाभ्यास इस तरह के अभ्यास होते हैं जिसमें
सैन्य जो हमारी गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देने के प्रयास किए जाते हैं ताकि हमें प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। यह सेनाएं, किसी देश की सेना आपस में ही खुद भी कर सकती है अथवा किसी अन्य दूसरे देश की सेनाओं के साथ सहयोग कर भी हम इस तरह के अभ्यासों को सीखने में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं पहले युग, जो गरुड़ शक्ति। यह भारत और इंडोनेशिया का एक सैन्य अभ्यास है। इसमें मुख्यतः दोनों देशों की सेनाएं भाग लेती हैं। दोनों देशों की मुख्यतः थल सेनाएं, उसमें भी स्पेशल फोर्सेस भाग लेती हैं। ठीक है, तो भारत और इंडोनेशिया और थल सेना, तो आपका यह सही हो जाता है। पहला आपका सही है। दूसरे की ओर बात करें, अंतरिक्ष अभ्यास। जैसा कि मैंने बात किया, युद्ध अभ्यास किसी अन्य देश के भी साथ हो सकता है अथवा देश की सेनाएं ही आपस में भी युद्ध अभ्यास कर सकती है। तो अंतरिक्ष अभ्यास भारत का एक आंतरिक युद्ध अभ्यास है, जिसमें मुख्यतः हमारा बल, हमारी जो अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा करने में और किस तरह से हम उनका अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यह एक युद्ध अभ्यास का इस पर बल था। तो यह भारत और यूनाइटेड किंगडम से इसका कोई संबंध नहीं है। यह भारत का एक आंतरिक युद्ध अभ्यास है। और वायुसेना नहीं, इसे स्पेस डिफेंस एजेंसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ इसमें मुख्यतः इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। देखिए, हम अगर बात करें स्पेस डिफेंस एजेंसी की, तो यह इसका मुख्यतः बल है कि भारत की जो स्पेस परिसंपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा किस प्रकार की जाए, और अगर अंतरिक्ष युद्ध छिड़ता है तो उसमें किस तरह से हमें संचालन करना है, उसकी जिम्मेदारी भी स्पेस डिफेंस एजेंसी के पास है। तो इस तरह यह कथन स्टेटमेंट 2 आपका गलत हो जाता है। 3, वज्र प्रहार। देखिए, यह सही है। यह भारत और यूएस की थल सेनाओं के बीच एक युद्धाभ्यास है। ठीक है, यह एक काफी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है जिसमें भारत और संयुक्त राज्य की जो थल सेनाएं हैं उनके बीच आपस में सहयोग पर बल दिया जाता है और आपस में सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक है, उपयुक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सुमेलित है? 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 आपका सही आंसर होगा। ठीक, धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का। देखिए, प्रीलिम्स आप सभी का पास आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग रिवीजन पर बल दीजिए, अपने करंट अफेयर्स को मजबूत कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट आईएएस का जो अनुभव है उससे आप एक्सपीरियंस लेते रहिए। हमारा नेक्स्ट आईएएस का जो अनुभव है आपका मार्च में भी आयोजित किया जाएगा। आप सभी लोग हमारी नेक्स्ट आईएएस की वेबसाइट पर जाकर उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी प्रीलिम्स के लिए जो तैयारी है उसे एक नई धार प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।